यस। एक सेकंड पेन ले लूँ। कहाँ गया? इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी एंड सेपरेशन ऑफ पावर्स। सेपरेशन ऑफ पावर्स में ही हमने जैसे देखा था कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, दीज आर द थ्री ऑर्गन्स एंड दे शुड बी सेपरेट। कि कोई किसी के ऊपर या कोई किसी के बीच में इंटरफेरेंस का पार्ट नहीं होना चाहिए, एंड दे शुड वर्क ऑन देयर ओन एंड परफॉर्म देयर फंक्शंस ऑन अ सेपरेट बेसिस। सिंपल में ऐसा देखा जाता है, ऐसा होता है। देन इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी guarantees fair and neutral judicial system without the interference or influence by the executive and legislative branches of the company। सिंपल, ये एक मीनिंग हो गया इसका। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी guarantees fair and neutral, मतलब सिंपल, they should be unbiased, they should not be partial, there should not be arbitrariness। ठीक है, as citizen should be provided with justice on equal footing, equal justice। ठीक है, तो देन ये एंड विदाउट द इंटरफेरेंस ऑफ और इन्फ्लुएंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड जैसे कोई किसी का इंटरफेरेंस नहीं चाहिए। तो दिस कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी बहुत पुराना है, वाज डिराइव्ड फ्रॉम इंग्लैंड इन द हैम्सडेन्स केस 1637 गए 1600 during the British। ठीक है, जब आए थे। एंड कोक 1616 केस हेल्प टू सिक्योर जुडिशियल इंडिपेंडेंस। ये आपको लिखना नहीं है, बट मैं इसके बारे में आपको एक बता देता हूँ क्या था कि कोक केस और हैम्सडेन्स केस में क्या हुआ था गाइस, कि क्राउन ने एक एक्ट और एक लेजिस्लेशन पास किया था विच वाज अनकॉन्स्टिट्यूशनल देखा जाएगा तो। ठीक है, इट वाज अगेंस्ट द पब्लिक एंड द जुडिशरी डिड व्हाट, जुडिशरी ने क्या किया, उस एक्ट को स्ट्रक डाउन कर दिया, कैंसिल कर दिया। तो दिस प्रोवाइडेड द बेस फॉर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। दिस शोड दैट एग्जीक्यूटिव के कंट्रोल के अंदर या लेजिस्लेचर के कंट्रोल के अंदर जुडिशरी नहीं आती है। ऐसा मतलब उस टाइम पे हुआ था, ये फर्स्ट इंस्टेंस था, मतलब पहला केस था ऐसा कि जब किसी लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव का एक्ट या कुछ अमेंडमेंट किया हो, उसको जुडिशरी ने जुडिशियल एक्टिविज्म के थ्रू खुद एक्शन लेके उसको कैंसिल किया। तो दिस हैपेंड इन दिस केस, दैट इज व्हाई इट इज सेड द वाज डिराइव फ्रॉम द इंग्लैंड, दिस नेचर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का नेचर वहां से हमने लिया है। द हैम्सडेन्स केस एंड द कोक्स केस, ये एग्जांपल आप लिखते हैं ना इसका, फैक्ट केस लिखने की जरूरत नहीं है, बहुत बड़ा है दोनों। एक सेकंड। इन इंडिया during pre-independence, मतलब during the British time, you can say the criminal magistracy was placed under the direct control of the executive। फर्स्ट, जैसे हमने फर्स्ट पॉइंट रीड करते हैं, जैसे क्रिमिनल मैजिस्ट्रेट, जो क्रिमिनल कोर्ट्स थे, वो वेर अंडर द कंट्रोल ऑफ एग्जीक्यूटिव। सिंपल, जो हमारे एग्जीक्यूटिव थे उस टाइम पे ब्रिटिश क्राउन वाले, ठीक है, ब्रिटिश सर्वेंट्स हो गए या ब्रिटिश ऑफिशियल्स हो गए या गवर्नर जनरल हो गए, उसके अंडर आता था क्रिमिनल मैजिस्ट्रेट कोर्ट्स का नेचर। वही हमारे क्रिमिनल कोर्ट्स, दीवानी वानी कोर्ट्स थे, वो किसके अंडर थे, एग्जीक्यूटिव के अंदर। सिंपल, यहाँ पे जैसे हमने बोला कि इंडिपेंडेंस चाहिए, बट इंडिपेंडेंस वाज नॉट देयर, एग्जीक्यूटिव वाज कंट्रोलिंग द जुडिशरी। एग्जीक्यूटिव कंट्रोल ऑफ जुडिशरी will breach the rule of law and result may be that the rights of the citizens may be compromised। सिंपल, और ये तो हमने देखा ही था, इतने केसेस हमने देखे हैं, उसमें क्या हो रहा था, एक दूसरे को फेवर ही किया जा रहा था एट द एंड। तो दिस विल नॉट प्रोवाइड द जस्टिस टू द पीपल एज एंड व्हेन नीडेड। जैसा जो जरूरत है उस तरह नहीं हो पाएगा, सिंपल है। बट देन आर्टिकल 50 अपना कॉन्स्टिट्यूशन का पुट्स एन ऑब्लिगेशन ओवर द स्टेट टू सेपरेट द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इन इंडिया। वी हैव सच सेक्शन Article 50, which separates the judiciary from the executive। Executive will not interfere with the judicial activities of the courts। ठीक है, बट अपॉइंटमेंट, ये सब एक्सेप्शन है, अपॉइंटमेंट हो गया, सैलरी हो गई, वेजेस हो गया, जो भी है उसकी बात अलग है। इंडिपेंडेंस जुडिशरी बेसिकली लिमिटेड टू डिलीवरिंग जस्टिस, बस जस्टिस से रिलेटेड रहेगा, और बाकी का वो सब जो अपॉइंटमेंट है उनमें तो वो लोग का रहेगा रोल। ठीक है, अदर्स थिंग्स पर्टेनिंग टू जुडिशरी लाइक सैलरी, अलाउंसेस, प्रिविलेज, jurisdiction, appointment and impeachment, judges are left with parliament and the executive। independence of judiciary has been made a basic structure of the constitution। जैसे हमारे पे फंडामेंटल राइट्स है, फंडामेंटल ड्यूटीज है, सिमिलरली जुडिशरी को भी हम एक बेसिक स्ट्रक्चर मानते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। बट इट इज़ इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, एक डायरेक्टिव है, बट इट इज़ एज इम्पोर्टेंस एज फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। उसका भी इंपॉर्टेंस उतना ही है कि जुडिशरी हमेशा इंडिपेंडेंट रहनी चाहिए गाइस। ऐसे जजेस हैं, सॉरी हाँ। ये इम्पोर्टेंट है, लेजिस्लेचर वर्सेस जुडिशरी। जैसे मैंने बताया कि देयर आर सम इंस्टेंसेस व्हेन द
legislature interfere with the judiciary and judiciary interferes with the legislature. एक दो बार ऐसे हो चुका है, but still we can say judiciary is independent. In India, there exists tug of war between the judiciary and the legislature on certain issues. ठीक है, judiciary has struck down certain laws passed by the legislature, terming them ultra virus beyond the power. Ultra virus तो आप लोग पढ़िएगा गाइस कंपनी लॉ में, there is a big case law on this. तो अल्ट्रा वायस होता है मतलब बियॉन्ड द पावर। ठीक है, आपके पास जो पावर नहीं है आप उससे ज़्यादा तो आप रूल बना रहे हो, तो इट इज़ रॉन्ग। ऐसा हो जाता है कि अल्ट्रा वायरस होता है कि इंट्रा वायरस होता है। इंट्रा वायरस मीन्स विद इन द पावर, अल्ट्रा वायरस बियॉन्ड द पावर। ठीक है, तो ये सिमिलरली क्या हुआ यहाँ पे, जैसे हमने देखा जुडिशरी हैज स्ट्राइक डाउन certain laws passed by the legislative, terming them ultra virus beyond the powers. For the legislature for its part has objected. Similarly, इसी जैसे मैंने बोला था कि जैसे हमारे जुडिशरी ने कोई लॉ को कैंसिल किया हो, उसी तरह जुडिशियल एक्टिविज्म जैसे कोर्ट्स करती है, खुद एक्शन लेती हैं, उस पर लेजिस्लेचर का उस पर दिमाग ख़राब हो गया। तो उन्होंने ऐसा बोला, द लेजिस्लेचर फॉर इट्स पार्ट हैज़ ऑब्जेक्टेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म एंड समटाइम्स फ्रेम्स एक नया लॉ बना देती है, फ्रेश पीस ऑफ लेजिस्लेशन टू सर्कमवेंट द ऑब्जेक्शन रेज बाय द जुडिशरी। जैसे मैंने आपको पहले ही डिस्कस किया था कि अगर जुडिशरी कोई एक्ट या कोई लॉ कैंसिल करती है तो उसको उसी को उल्टा क्या करते थे लेजिस्लेचर, हमारे लोकसभा राज्यसभा, वो लॉ को लाने के लिए वो खुद एक लॉ पास, वही लॉ को वापस से पास करते थे इन दी लोकसभा, 2/3 3/4 मेजोरिटी के साथ, जो भी रेलेवेंट मेजोरिटी जिस एक्ट को लगती है। तो ये उसी तरह, तो ये चीज़ भी होती है। तो circumvent the objection raised by the judiciary. It is generally held that the concept of judicial activism outs the doctrine of separation of powers, and it is a held at this point. It is held generally held that the concept of judicial activism जो हम actions courts खुद लेती है, outs the doctrine of separation of powers. When judicial activism is done by the courts, the nature of separation of powers is taken into consideration, but sometimes it is not. इस तरह हो जाता है एक पार्ट, क्योंकि द लेजिस्लेचर इज नेग्लेक्टिंग दैट पार्ट। ठीक है, और उस पर ऑब्जेक्शन दे देते हैं। सिमिलरली अ न्यू पीस ऑफ लेजिस्लेशन, अ न्यू पीस ऑफ लॉ इज एस्टैब्लिश बाय मेजॉरिटी ऑफ वोट्स। तो इस तरह इससे एक ये प्रॉब्लम भी होता है गाइस। In many instances in the past, the courts have issued laws and policies through their judgments. Some of the prominent examples are विशाखा केस, ये तो आप लोग को पता होगा इसके बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ है ये। इन फ्यूचर यू विल बी डीलिंग विद दिस केस लॉ इन डेप्थ, पूरा मतलब इसे आपको लिखना पड़ेगा, फैक्ट्स बैकग्राउंड सब कुछ, बट राइट नाउ हम इस पे नहीं करेंगे। ये इंपॉर्टेंट केस था वेयर सुप्रीम कोर्ट इशूड गाइडलाइंस ऑन सेक्सुअल हरासमेंट ऑन सुओ मोटिव बेसिस, जुडिशियल एक्टिविज्म के थ्रू cases were filed, PIL were filed, and Supreme Court came up with various guidelines on sexual harassment. So this is a prominent case. Then SP Gupta versus Union of India, ये भी है। 3 judges case की judges are very important and there should not be biasness for their appointment, ऐसा वैसा, तो ये भी है, but you just cite one। ठीक है, ऐसे कोई इतना नहीं लिखना है आपको। Then at the same time there are also instances of the legislature reversing the outcome of some judgments। जैसे मैंने डिस्कस किया था कि जैसे कोई जुडिशरी कोई भी एक्ट को कैंसिल करती है बाय जुडिशियल एक्टिविज्म, देन उससे क्या होता है कि लेजिस्लेचर सिमिलरली वही एक्ट को वापस लेके आ जाती है। ठीक है, इन दी लोकसभा। जैसे फॉर एग्जांपल ये कमिश्नर वाला केस है, इन द कमिश्नर ऑफ कस्टम्स वर्सेस सैयद अली 2011 केस, imposition of some duties retrospectively by the Customs Amendment and Validation Bill 2000 was challenged in the Supreme Court। मैं बताता हूँ क्या हुआ था ये। Then the Supreme Court struck down the levy of duties. In order to circumvent the judgment, the Parliament passed Customs Bills 2011 and amended the provisions to levy duties retrospectively even in those which was earlier struck down by the Supreme Court। ठीक है, अभी ये इसका क्या सीन हुआ था, जैसे मैंने डिस्कस किया था कि अभी एक हमारे लेजिस्लेचर, हमारे लोकसभा ने एक बिल पास किया, उस बिल का नाम था कस्टम्स अमेंडमेंट वैलिडेशन बिल एक्ट। इसमें क्या हुआ था गाइस,
कि एक ड्यूटी इम्पोज की गई, मतलब एक टैक्स इम्पोज किया गया था, लेवी किया था, लोगों के ऊपर डाला गया था रेट्रोस्पेक्टिवली। मतलब 2000 पहले से नहीं, जब क्या होता है कोई एक्ट पास होता है तो उस दिन से, जिस दिन से उसका डेट रहता है उस दिन के बाद से वो चालू होता है। बट ये एक्ट में क्या हुआ था कि जो लॉ पास किया गया वो रेट्रोस्पेक्टिवली, मतलब पीछे से, मतलब जितने भी पीछे के ड्यूटी आपको वो भी भरने पड़ेंगे। 2000 पहले की, 2010 की भी, 2009 के भी, 2008 के भी, ऐसे सिमिलर जब से आप भर रहे हो कोई भी ड्यूटी हो गई, कोई भी कस्टम्स के टैक्सेस हो गए, वो आपको फिर भरने थे। तो दिस वाज रॉन्ग, ऐसा नहीं कर सकते आप। ठीक है, रेट्रोस्पेक्टिवली कोई भी एक्ट नहीं बनता है, इट इज डन मोस्टली प्रोस्पेक्टिवली, इन फ्यूचर को देख के बनाया जाता है। ठीक है, और वो जब एप्लीकेबल कब होता है, ऑन द डेट विच इज मेंशन्ड इन द एक्ट। बट ये था रेट्रोस्पेक्टिवली, पीछे के भी आपको टैक्सेस भरने पड़ेंगे, इस तरह का बिल पास कर दिया। तो इट वाज चैलेंज, जैसे अभी ऐसा ही गलत किया है तो इट वाज चैलेंज, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, इसको स्ट्रक डाउन कर दिया। ठीक है, इसको कैंसिल कर दिया। तो यही जजमेंट को ओवर रूल कर दिया फिर किसने, हमारे पार्लियामेंट ने क्या कर दिया, पार्लियामेंट पास्ड कस्टम्स बिल्स 2011 एंड amended the provisions to duties retrospectively even in those which was earlier struck down. तो सिमिलरली जैसे मैंने बोला है कि ऐसे इंसिडेंट होते हैं when sometimes the parliament also the legislature interferes with the judiciary। तो इन्होंने क्या किया, एक बिल पास कर दिया और उसमें अमेंडमेंट किया कि हम चार्ज करेंगे ड्यूटीज रेट्रोस्पेक्टिवली। ठीक है, तो ऑन दिस बेसिस लेजिस्लेचर वाज इंटरफेयरिंग विद द जुडिशरी। सिमिलरली एक और केस था ऐसे ही, Essential Commodities Amendments Ordinance 2009 was passed by the Parliament to overrule the Supreme Court judgment regarding the purchase of sugar by the government from the mills। तो ये जजमेंट्स थे गाइस। तो ये है था गाइस independence of judiciary, why it is important। Most of the times there is independence, but sometimes there are interference from the legislature or executive। But at the end we can say that after the independence we have independence of judiciary, and the judiciary is functioning without the uh, rule of executive or the legislatures। But some instances आप मतलब some examples we can use that, थोड़े बहुत तो examples है, we can discuss that for explanation। ठीक है, तो ये था गाइस पूरा ओवरऑल यूनिट 5